हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने नावल तो रीड किया, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से अगर कोई मसला हो तो माफ़ी चाहती हूँ। भारी औकात है यहाँ बैठने की। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि उसका दिल काँप उठा। डीप रेड शरारे में मुबलिस वो बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, जिससे कुछ देर पहले उसका निकाह हुआ था। इसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। वो वैसे ही घबराई सहमी इसका इंतज़ार कर रही थी कि इसका शौहर रूम में दाखिल हुआ। वो दरवाज़ा खोलते ही तेज़ी से इसकी तरफ लपका और झटके से उसे बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा किया। चटाक उसे वो उसे थप्पड़ से नवाजता जहरीले लफ्ज इसकी समातों से गुजार रहा था। जिंदगी आजाद कर दूंगा तुम्हारी, मौत मांगोगी तुम। उसने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ रूम से बाहर ले आया। वो सहमी चिड़िया की तरह इसके साथ खींचती चली जा रही थी। सीढ़ियों से उतरते वो उसे हाल में ले आया जहां मेहमान गपशप में लगे हुए थे। इसका पूरा खानदान इस वक्त हाल में मौजूद था। उसने गिरफ्त ढीली करके तकीबन उसे फेंकते हुए अपनी माँ से कहा, ये क्या कर रही थी मेरे रूम में? इसकी औकात है मेरे कमरे में कदम रखने की? इसकी धार से इसकी बहन तक कांप उठी, जो पहली बार अपने भाई का ऐसा रूप देख रही थी। ये तुम्हारी ही पसंद थी, मत भूलो, उसकी माँ ने नखुसों से कहा। पसंद थी, अब नहीं है। एंड माइंड इट, ये मुझे अपने रूम में नजर रहा है। वो उसे कह बरसाती नजरों से घूर कर अपने रूम में चला गया। दरवाजा बंद करने की आवाज नीचे तक सुनाई दी। दुल्हन के रूम में सजी वो जमीन पर ऊंधे मुंह गिरी पड़ी थी। इतने मेहमानों के सामने बेइज्जती पर पहली दफा उसने मौत की शिद्दत से दुआ की। इसकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि खुद को गलीज नजरों से बचाने के लिए वो पर्दा करती थी। उसने सामने खड़ी अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा, जो फतहमंद नजरों से उसे देखकर आंखों ही आंखों में कह रही थी, क्यों उतर गया पारसी का भूत। उसने उसने अपनी आंखें बंद की तो गालों पर आंसुओं का आबशार बह निकला। कहा था ना जल्दी आग में तुमने खुद को झोंका। कहा था ना जलती आग में तुम खुद को झोंका है। अफसोस होता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हो। वो मुस्कुराती नजरों से उसे देखते गोया हुई। आप ही अबू से मिल कर जाना, वो तुम्हारा पूछ रहे थे। हाँ, वही जा रही हूँ। मेरी नोटबुक कहाँ है? कल यहीं तो रखी थी। हिजाब बड़बड़ाते हुए तेजी से एक दराज खोलकर चेक कर रही थी। तभी मतलूबा नोटबुक मिलने पर जल्दी से वो बैग उठाकर बाहर की तरफ दौड़ी। अबू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आज पॉइंट से मत जाना, मैं खुद छोड़ आऊंगा। आज जवेरिया भी नहीं जा रही। तासीर साहब, जो अखबार पढ़ रहे थे, बेटी को आता देख अखबार रख कर उठ खड़े हुए। बाबा, जवेरिया का तो रोज का बहाना है। इस हफ्ते इसकी तीसरी छुट्टी है। जब अटेंडेंस का इशू होगा तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। हिजाब निकाब पहनकर बाइक पर संभल कर बैठी, साथ ही उसने जवेरिया की बुराई शुरू कर दी, जिसे सुनकर तासीर साहब मुस्कुरा उठे। हिजाब बेटी, ये बातें जवेरिया के सामने कहती तो बेहतर होता। तो इस तरह पीठ पीछे तो बुराई हुई ना। अब तुम्हारे हिस्से की नेकी इसके अमाल में होगी। हिजाब जब यूनी के गेट के पास रुकी तो इसके बाबा कहते हुए बाइक आगे बढ़ाकर निकल गए और हिजाब अपनी अक्ल पर मातम करती क्लास में चली गई। वो महविश के आसरे यूनी आई थी, लेकिन उसने भी ना आकर धोखा दे दिया। हिजाब को दोनों पर सब गुस्सा आ रहा था। क्या था अगर बताकर छुट्टी करती? हिजाब दोनों के बगैर दिन भर बोर होती रही। क्लासेस खत्म होती हिजाब ने अपने भाई उसामा को कॉल करके लेने के लिए बुलाया। घर आती ही वो खाना खाकर सो गई। आज हिजाब और जवेरिया को महविश के घर जाना था, जहाँ महविश की दादी ने मिलाद की तरकीब रखी थी। हिजाब, तुम तैयार नहीं हुई? जवेरिया आमना हिजाब की अम्मी से मिलकर फौरन इसके कमरे में चली आई, जहाँ हिजाब अपना निकाब पहन रही थी। उफ खुदा की बंदी, आज तो इस निकाब का पीछा छोड़ दो, जवेरिया ने झुंझला कर कहा। खबरदार जो दोबारा कभी ऐसी बात की। निकाब तो मेरी जान है, उसे पहनकर लगता है मैं बहुत महफूज हूँ, पर उस बुरी नजर से जिसे अल्लाह मुझे बचाना चाहता है। हिजाब ने निकाब पिन अप करके तेज लहजे में उसे जिताया। मैं बस कह रही थी आज ना पहनो। तुम जानती हो ना, महविश की फैमिली को वो दुपट्टा छोड़ो, कपड़े ही पूरे पहन ले, बड़ी बात है। और महविश खुद भी ऐसी ही
ایسی ہے، ہم آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، پھر مہوش کے روم میں چلے جائیں گے۔ حجاب نے اسے سخت گوئی سے نوازا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی بولتی رہی۔ مہوش نے آج کال کی تھی کہ کہہ رہی تھی، ایک تو آتے نہیں میرے گھر، اب مشکل سے آ رہی ہو تو آسانی سے جانے نہیں دوں گی، لیٹ نائٹ ہم باتیں کرتے رہیں گے، ویسے بھی کل تو سنڈے ہے۔ جویریہ نے آخری بات تھوک نگل کر زیادہ طلب نظروں سے حجاب کو دیکھتے کہا، جس نے پاس پڑی بک ہلکے سے اس کے سر پر ماری۔ ہائے اللہ! جویریہ نے اپنا سر سہلایا۔ میں جب کہوں نا اٹھو، گھر کے لیے نکلنا ہے، تب شرافت سے اٹھنا، سمجھی؟ اب چلو، بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ حجاب کہتے ہی روم سے نکل گئی۔ جویریہ بھی منہ میں بڑبڑاتی اس کے ساتھ چل دی۔ آمنہ دونوں کو باہر چھوڑنے آئی۔ ان کے جاتے ہی آمنہ بھی کچن کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ کتنی دیر سے آئی ہو یار، میں بور ہو رہی تھی، اوپر سے دادی تو آج میری ستیلی ماں بن بیٹھی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوک رہی ہے۔ مہوش انہیں دیکھتی ہی خوشی سے آ کر ان سے لپٹ گئی۔ حجاب سے مل کر وہ جویریہ سے ملی۔ چمک چلو، پلان یاد ہے نا؟ مہوش نے جویریہ سے گلے لگتے کہا، جس پر جویریہ نے خونخوار نظروں سے حجاب کو گھورتے کہا، حجاب کے ہوتے ہوئے کوئی پلان کامیاب ہو سکتا ہے؟ مہوش بیوی اماں بھی آپ کا پوچھ رہی ہے۔ ملازمہ نے آ کر مہوش کو اطلاع دی، جس پر وہ جلدی سے دونوں کو لے کر دادی کے پاس چلی گئی۔ ڈونٹ ویری جویریہ، حجاب مان جائے گی، دادی کو بلواؤں گی، اسے روک لے۔ دادی کے پاس جاتے ساتھ ہی مہوش نے جویریہ کے کان میں دھیرے سے کہا۔ جویریہ نے بس سر ہلایا، اسے حجاب سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ 1-2 دفعہ حجاب یہاں جویریہ کے ساتھ آئی تھی۔ حجاب کا رویہ یہاں نارمل ہی ہوتا، لیکن ایک دن ان کا دیر تک رکنے کا پلان بنا، تب حجاب نے قسمیں دے کر اس سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ وہ اس دن اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ جویریہ اس کی حالت دیکھ کر خود پریشان ہو گئی۔ جویریہ نے اس سے بہت بار پوچھا، لیکن حجاب نے طبیعت خرابی کا کہہ کر ٹال دیا۔ اس دن بھی حجاب یہاں میلاد اٹینڈ کرنے آئی تھی، اور وہ پہلی بار ہی تھا جب جویریہ اور حجاب دادوں سے ملی، ورنہ ہمیشہ بس مہوش سے ان کا سنا تھا کہ نمازی ہے اور گاؤں کے رہن سہن کی عادی ہے، تبھی شہر کی آب و ہوا انہیں نہیں لگتی۔ دادو، میں اپنی فرینڈز کو ریسیو کرنے گئی تھی۔ دادو نے اینک کے پیچھے سے حجاب اور جویریہ کو غور سے دیکھتے ساتھ اپنی پوتی پر افسوس کیا، جو ان کے ساتھ رہ کر بھی نہ سدھری۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بچیاں ہیں، نیک سیرت باحیا، دیکھو کس طرح دوپٹہ لیا ہے کہ سر سے ڈھلک نہ جائے۔ دادی کی آنکھیں تو حجاب کا اس طرح ڈھکا چھپا سراپا دیکھ کر چمک اٹھی۔ جویریہ اپنی تعریف سن کر جھٹ سے ان سے گلے ملی، جبکہ نقاب میں چھپے حجاب کے ہونٹ مسکرائے۔ یہ خاتون اسے پہلے ہی دن سے بہت اچھی لگی تھی۔ حجاب ان کے سامنے احترامہ جھکی، دادی کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ ماشاءاللہ بچے ماں باپ کی پرورش دکھ رہی ہے، دادی نے اسے خود سے لگاتے کہا۔ بہت پہلے اکثر لوگ بزرگوں کے سامنے جھکتے، انہیں احترامہ عزت دیتے، جانے آج کل کیوں یہ روایت ختم ہو گئی؟ دادو، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مہوش بتاتی ہے آپ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ یہ پھر شروع ہو گئی دادی اماں۔ جویریہ نے مہوش کو دھیرے سے کہتے خوف سے ان دونوں کو دیکھا، جو ایک دوسرے سے بچھڑی بہنوں کی طرح گفتگو کر رہی تھی۔ بس بچے، عمر کا تقاضا ہے، دادو نے دکھ بھری مسکراہٹ سے کہا۔ دادو، میلاد والی آ گئی، چلے، مہمان بھی انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں کوئی بڑا ہے بھی نہیں۔ دادی، جو حجاب پر سوالوں کی بچھاڑ کرنے والی تھی، یہ سن کر چھڑی سنبھال کر اٹھنے لگی کہ حجاب نے انہیں سہارا دیا۔ مہوش جویریہ کو لے کر آگے بڑھ گئی، جبکہ حجاب دادو کو چلنے میں مدد دینے لگی۔ تم کپڑے نہیں بدلو گی کیا؟ جینس پہن کر کون میلاد اٹینڈ کرتا ہے؟ جویریہ نے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی۔ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں گی، شلوار قمیض ہے نہیں، اور باقی کپڑے ایسے ہیں کہ دادو نے دیکھتے ہی اللہ کو پیارا ہو جانا ہے۔ مہوش نے آنکھ دباتے ہنستے ہوئے کہا۔ جویریہ افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی۔
मिलाद की तरकीब घर के पिछले हिस्से में हो रही थी। खूबसूरती से स्टेज बनवाया गया था, हर तरफ ताज़ा गुलाबों की महक थी। हिजाब ने अंदर आते ही निकाब और अबाया उतार कर रख दिया। दादू उसे देखती रह गई। खूबसूरत तो वो थी नहीं, लेकिन इसके तीखे नक्कूश ने इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए और काजल से भरी आंखें इसके हुस्न को निखार रही थी। दादू जब पिछली बार उसे मिली थी तब देर से आने के बावजूद हिजाब ने एक पल को निकाब नहीं उतारा था और खाए पिए बगैर ही चली गई। दादू ने उसे स्टेज पर अपने साथ बिठाया। हिजाब को आज कई चेहरे नजर आए जो आम दिनों में घर रहना तो दूर बल्कि घर तशरीफ ही मेहमानों की तरह लाते थे। महविश की अभी ताई और भाभी निक सिज कर मेहमानों की तरह कोने में बैठी खौफ से हर आते बंदे को देख रही थी। महविश भी जवेरिया को लेकर दूर जा बैठी। मिलाद शुरू होते ही खामोशी छा गई। बस इस खूबसूरत लड़की की आवाज पूरे हाल में गूंज रही थी। अभी मिलाद शुरू हुए आधा घंटा ही हुआ होगा कि महविश जवेरिया को लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता महविश की अभी और ताई भी निकल गई। हिजाब को अफसोस हुआ, कम से कम दादी का दिल रखने के लिए कुछ देर और बैठ जाती। बेटे, इन पर ध्यान ना दो, सारी जिंदगी गुजर गई इनकी यही हरकतें देखकर। दादी दुख भरे लहजे में कहकर मिलाद पढ़ने वालियों की तरफ मुतवज्जो हो गई। हिजाब भी सोच झटक कर इनको सुनने लगी। दुआ के बाद वो अंदर चली आई। एक एक कदम इसका भारी हो रहा था, इसके लब हिल रहे थे। जिसकी सोचे यहाँ आते ही इसके दिमाग में गर्दिश करती। हिजाब दुआ कर रही थी वो यहाँ ना हो, और अल्लाह ने इसकी सुन ली। वो बाखिरियत महविश के रूम के बाहर पहुंची और बिना वक्त जाया किए तीर की तेजी से अंदर दाखिल हुई। शर्म नाम की चीज है, इस तरह दुआ के बगैर उठाई तुम दोनों। वो आती इन पर चल दौड़ी। हिजाब, तुमने सुना नहीं जिसने की शर्म उसके फूटे करम। महविश ने कहते साथ उसे पकड़कर सिंगल सोफे पर बिठाया। महविश, तुम्हें जरा एहसास नहीं, साल में एक दफा मिलाद कराती है, इसमें भी तुम टिक कर बैठ नहीं सकती। महविश इसकी बात अनसुनी करती दोनों हाथ कार पर रखे खाना लेने चली गई, लेकिन जवेरिया को फंसा गई जो दांत पीसती रह गई। यार, महविश जबरदस्ती उठाकर ले आई थी, मैं क्या करती। हिजाब उसे एक भरपूर घूरी से नवाजने के बाद खिड़की के करीब आकर खड़ी हुई। वो हवा के साथ झोंके को महसूस कर रही थी कि महविश खाना लेकर आ गई। तीनों ने खुशगवार माहौल में बातों के साथ खाना खाया। फिर कुछ देर बैठने के बाद हिजाब ने घर जाने की रट लगा ली। महविश को मानना ही पड़ा क्योंकि वो उसे आइंदा न आने की धमकी दे रही थी। महविश मुंह फुलाए दादी से मिलाने के लिए इनके रूम में ले आई। दादू, आप इजाजत दें, हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, तुमसे बातें करने के लिए तो बस। तो सब कुछ छोड़कर अंदर चली आई। दादू, फिर आ जाएंगे, अभी नहीं गई तो अम्मी बहुत परेशान होगी। अब्बू भी आज रात घर पर नहीं। वो मोहब्बत से इनके आगे झुकी। दादी ने इसकी बेदाग पेशानी चूमी। दादू डार्लिंग, वही वक्त था जब हिजाब ने मर्दाना आवाज सुनकर खौफ से निकाब लगाया। जल्दबाजी में इसका हाथ लहज रहा था, लेकिन दरवाजा खोले वो शख्स इसकी कार्रवाई देख चुका था। वो बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ा और दादी को गले लगाया। इस तरह के इस शख्स का बाजू हिजाब के बाजू से टच हुआ। हिजाब को सख्त नागवार गुजरा। उसे यकीन था इस शख्स ने ये जानबूझकर किया होगा। मुंह के फुलाया हुआ है, अब आ तो गया, उस शख्स ने कहते सार अपनी दादी की पेशानी चूमी। हिजाब खामोशी से कमरे से निकली, इसके पीछे जवेरिया भी। दादी ने अपने पोते को घूरी से नवाजा और मुंह फेर लिया, जबकि वो शख्स हिजाब को जाते हुए देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हुई। बचाओ मामा, मामा, ये अंकल। वो 8 साल की मासूम बच्ची कुछ बोलती इससे पहले ही उस शख्स ने बच्ची के मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोटा। कमरे में वहशतनाक खामोशी छा गई। उसे बुरी तरह नोचकर अब वो वहशी दरिंदा खौफ से इस बच्ची को देख रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो। ये सोच आते ही इसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए। बाहर से मुसलसल बच्चियों के रोने की आवाजें आ रही थी। एक ही रट लगाए वो वापस इस दरिंदे को उकसा रही थी। छोड़ो मेरी दोस्त को। उस शख्स ने पल भर को सोचा, फिर दोनों हाथ से बच्ची का गला घुटना वो अपने हाथ पांव मारती अपनी माँ को पुकारती रही। बैड अंकल, गंदे गंदे।
باہر سے آتی چیخوں سے اس کا خوف مزید بڑھا اور زور لگا کر اس نے پل بھر میں اس بچی کی چلتی سانسیں روک دی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلا کر اس چہرے سے دور جا رہی تھی جو اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے ہونٹ شیطانیت سے مسکرا رہے تھے۔ وہ شخص اسے بلا رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، حجاب یہاں آؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ وہ شیطان مسکرا رہا تھا۔ حجاب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس جا رہی تھی۔ ایک ایک قدم پر خوف مزید بڑھ رہا تھا۔ یہ خواب ہے، ہاں یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذہن جاگ رہا تھا لیکن جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، جاگنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب سے، لیکن کوشش کے باوجود اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی خود کو آگے بڑھنے سے، لیکن اس کا جسم اس کے دماغ کا سانس نہیں دے رہا تھا۔ تبھی کسی نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حجاب! جھٹ سے اس نے آنکھیں کھولی، اس کا ذہن بیدار ہوا۔ پل بھر میں اس کے ذہن نے سامنے موجود اس شخص کو چہرے کو پہچانا۔ یہ اس کی ماں تھی، ہاں یہ حجاب کی ماں تھی۔ ذہن نے آگاہی دی تو جسم نے حرکت کی۔ وہ اپنے ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس میری جان، کوئی نہیں ہے، میں ہوں نا، کوئی ہاتھ تو لگائے میری گڑیا کو، ہاتھ توڑ دوں گی اس کے۔ حجاب کی ماں وہیں بیٹھی حجاب کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے بال سہلانے لگی۔ حجاب نے بھی سختی سے ان کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں 14 سال پہلے والا خوف تھا۔ آمنہ نے حجاب کی پیشانی چومی۔ وہ ہر رات اسے دیکھنے آتی ہے۔ یہ خواب ان کے لیے عام ہے لیکن ان کی بیٹی کے لیے ہر بار نئی آزمائش۔ آج بھی وقت پر آ کر انہوں نے حجاب کو جگا دیا، لیکن یہ صرف خواب تھا۔ ان کی دعا ہے یہ خواب خواب ہی رہے، لیکن کون جانے زندگی نے آگے کیا کھیل کھیلنا ہے۔ بابا مجھے ڈرائیور انکل کے ساتھ نہیں جانا۔ پرنیا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر ایک پل کو اس کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ خوف کی گہری لہر اسے اپنی بیٹی کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ کیوں بیٹا؟ انکل نے ڈانٹا ہے؟ نہیں، وہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ اور وہ اس کے ہاتھ لہز اٹھے، ہاتھوں میں تھامی ناشتے کی ٹرے گرتے گرتے بچی۔ میں تو آپ کو پیار کرتا ہوں نا رانیہ بیٹا۔ پرانی یاد نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اور کیا؟ لال ہوتی غصے بھری آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بیٹی جانے کیا کہنے والی تھی۔ اس نے ناشتے سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ مجھے یہاں ہاتھ لگاتے؟ پریان نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اب کی غصے سے کہا۔ وہ معصوم ان باتوں سے انجان اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر رہی تھی، جیسے ڈرائیور کا عمل اسے اچھا نہیں لگا۔ مجھے ان سے ڈر بھی لگتا ہے ماما۔ اب کی پریان آ کر اس کی ٹانگوں سے چپک گئی۔ اس نے پلک جھپکائے بغیر جھک کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یا میرے خدا، کون سی بھول ہوئی مجھ سے؟ میرے کس عمل کے بدلے تو نے مجھے ایسی جہنم میں ڈال دیا، جس سے مالک ویسے نوکر۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھوں؟ کیا مجھے؟ ہاں، ایک یہی راستہ ہے میرے پاس۔ تیز چل دی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس کا دل رو رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس۔ اس نے جھک کر پریان کے گال چومے۔ آپ بیٹھ کر بھائی کے ساتھ ناشتہ کرو، میں آتی ہوں۔ گھبرانا نہیں، ماما ہے۔ وہ اس کا گال تھپک کر تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سامنے ہی اس کا شوہر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، بلیک سوٹ میں مبلس۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ اس کا شوہر اس کی موجودگی محسوس کرتے حیرت سے پیچھے مڑا۔ کیا ہوا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نظریں جھکائے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے وہ اسے پریشان لگی۔ کرو، بے نیازی سے کہتے وہ مڑا اور ڈریسنگ پر رکھا فون اور والیٹ اٹھایا۔ ڈرائیور کو نکال دو، اس کی جگہ کوئی۔ کیوں؟ جتنی تیزی سے اس نے اپنا خاصہ بیان کیا اسی تیزی سے اس کا شوہر پیچھے مڑا۔ وہ صحیح آدمی نہیں۔ اس کی نظریں حرکتیں اس سے پہلے کہ وہ پریان زراٹے دار تھپڑ کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ اس کے شوہر نے سختی سے اس کے بازو کو
झगड़े खुद से करीब किया, इतना करीब कि इसकी बीवी इसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तुम समझती क्या हो खुद को? आसमान से उतरी परी हो, हर मर्द तुम्हारा दीवाना है, तुम्हें देखने के अलावा किसी को कोई काम नहीं। गुस्से से कहते उसने झटके से अपनी बीवी को बेड पर पटका और साइड से पानी का भरा गिलास अपने हलक में उतारा। इसकी बीवी संभल कर बेड पर बैठ चुकी थी। इसी रवैये की उम्मीद थी उसे। वो पलक झपकाए बगैर उसकी एक एक कार्रवाई देख रही थी। इस बार गुस्से से इसकी दिमाग की रगें फट रही थी। खाली गिलास रखने की बजाय उसने पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा और इसके साथ बेड पर इसके सामने आ बैठा, इसके बेहद करीब, और थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा किया। अपने बारे में क्या कहना है तुम्हारा? बहुत पासा हो ना, क्या किया अब तक? बोलो। बीवी के होते हुए तुम्हारा शौहर बाहर मुंह मारता फिरता है, शायद नफरत करता है तुमसे। क्या इसके दिल में जगह बना पाई? तुम जैसी पासा लड़कियां तो दिन रात एक करके शौहर के दिल में घर बनाती है। तुमने अब तक क्या किया? बोलो। या किसी मुआवजे का इंतजार था? तुम्हारा शौहर तुम्हारे पैरों में आ गिरेगा। वो हंसा, जहर खद हंसी। मैं तुम्हें शौहर मानती ही नहीं तो इंतजार कैसा, और ना ही कोई मुआवजा होना। मेरा हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। वो इसकी आंखों में देखते बेखौफी से बोली। इसकी इन्हीं बातों से इसके शौहर के दिल में इसके लिए नफरत मजीद बढ़ जाती। आखिर अपना ठुकराना कहाँ कबूल था उसे। तुम्हें लगता है तुम बहुत मासूम हो, मैं जालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। तो एक बात याद रखना, अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानता है, और अल्लाह को वो औरतें नहीं पसंद जो रो रो कर मौत मांगती हैं। कहते साथ उसने किसी बेकार शेख की तरह उसे छोड़ा और उठकर जाने लगा, वरना यकीनन आज वो इसे कत्ल कर देता। तुम रसवा हो गए। देखना, अल्लाह तुमसे हर हिसाब लेगा, मेरा एक एक आंसू का तुमसे हिसाब लेगा। मैं देखूंगी तुम्हें तड़पता हुआ, रोता हुआ, खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन देखना उसे भी तुम पर रहम नहीं आएगा। तुम ख्वार होगे, दर दर जाकर उसे ढूंढोगे, माफिया मांगोगे, तुम्हें वो नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा। तुम इस दुनिया में उसे ढूंढते रहोगे, लेकिन अफसोस वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम जैसे लोगों का नहीं होता। तुम काबिल भी नहीं कि उसके सामने सर उठा सको। तुम हराम खाते हो, हराम पीते हो, हराम रिश्ते बनाते हो, हलाल तुम जैसों के लिए नहीं। वो पीछे से रोते हुए उसे बद्दुआएं दे रही थी, लेकिन उसके शौहर को परवाह कहाँ थी। इसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो यकीनन इसके लिए बहुत अहम थी। ऐसे मुसलमानों पर 100 तोपों की सलामती है। जब बुक्स लेकर क्लास से निकली तो इसकी नज़र सामने फोन पर बात करती लड़की पर पड़ी, जिसने जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहनी थी, साथ सर पर सलीके से हिजाब लिया था। हिजाब, चुप रहो, वो सुन ना ले। हिजाब के साथ चलती जवेरिया ने दांत पीसते कहा। हिजाब की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि वो लड़की आराम से सुन सकती थी। अगर वो लड़की सुन लेती कितना बुरा लगता उसे। काश सुन लेती, शायद अकल आ जाए, पर वो तो अपने आशिक से बात करने में मसरूफ थी। हिजाब ने बेनियाजी से कहा, चुप हिजाब, यहाँ से निकल जाए फिर अपना लेक्चर देती रहना, बल्कि जाकर माइक पर ऐलान करना। जवेरिया ने बिना लिहाज तेज लहजे में कहा, क्योंकि अभी भी वो लड़की पास खड़ी फोन पर बात कर रही थी। हिजाब उसे आंखें दिखाती आगे चल दी। जवेरिया भी इसके साथ चलती गार्डन एरिया में आ गई। हिजाब, क्या मसला है तुम्हें? इनकी मर्जी, वो जो करे। तुम कौन होती हो किसी को जज करने वाली? इनसे इतनी प्रॉब्लम है और मुझे तो फिर पता नहीं क्या समझती होगी। मैं तो सर पर दुपट्टे तक नहीं लेती। दोनों यूनिवर्सिटी के पास बड़े गार्डन में बैठी जवेरिया ने हिजाब के बैठती गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसे कहा। हिजाब इतनी तेजी से चल रही थी कि जवेरिया इसका साथ देते देते हाँफने लगी। नहीं, तुम उससे बेहतर हो जो पारसाई का नाटक नहीं करती। वो तो आधी अंग्रेज आधी मुसलमान बनी फिरती है। जानबूझकर मर्दों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हिजाब लेकर पारसाई का ढोंग करेगी, या फिर जीन्स पहनकर सबकी नजरों का मस्कर बनी फिरेगी। हिजाब ने भी उसे उसी के लहजे में जवाब दिया। हिजाब, वो
وہ کوئی پارسائی کا ناٹک نہیں کرتی، کوئی خود کو حجاب میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو کوئی نقاب میں، ورنہ یہاں تو عبایا کے ساتھ بھی لڑکیاں نقاب سے زیادہ حجاب لیتی، نماز پڑھتی، لڑکوں سے باتیں کرتی، پھر کیا وہ بھی پارسائی کا ڈھونگ کرتی ہے؟ لڑکوں سے بات کرنا گناہ نہیں، بس ان سے نرم لہجے میں نہ مخاطب ہو کر پیچھے ہی لگ جائے، ورنہ کیا فیملیز نیچرز نہیں کرتی لڑکوں سے باتیں؟ کیا فیمیلز ٹیچرز نہیں کرتی لڑکوں سے باتیں؟ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والی تھی؟ طلاق کا جواب دیا۔ ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جو نکاح میں یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بائک پر جاتی ہے؟ اور تمہیں کیسے پتا وہ لڑکی اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی؟ جویریہ کے ماتھے کے بل اس کی بات سن کر کچھ اور بڑھ گئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اپنے عاشق سے بات کر رہی ہوگی۔ ایسی لڑکیاں یہی کام کرتی ہیں، اور تمہیں ہی ایسی نقاب والیاں ملتی ہیں۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسی نہیں دکھی۔ جویریہ کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا۔ اس وقت وہ خود کو غیبت کر کے گنہگار محسوس کر رہی تھی۔ حجاب، یہ جو تم سب پر فتوے جاری کرتی رہتی ہو، یہ غیبت نہیں۔ جویریہ نے تھک ہار کر کہا، اس سے بحث واقعی فضول تھی۔ جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو ایسی ہی سوال بدلتا ہے۔ نو مور آرگیومنٹس۔ اب پریزنٹیشنز بنائیں، لیپ ٹاپ نکالو۔ حجاب نے اس کا بیگ لے کر لیپ ٹاپ نکالا۔ جویریہ کا موڈ چھٹی تک خراب رہا۔ ابراز، دانش۔ سمسان روڈ پر ہر طرف ان کے نام کی صدائیں گونج رہی تھی۔ ہوا میں چاروں طرف ان کے نام کا شور تھا۔ ینگسٹرز چلا کر نام پکار کر انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ ابراز اور دانش دونوں ہی بائک اسٹارٹ کر چکے تھے جیسے ہی ان کے ایک ساتھی ریفری نے سیٹی بجائی۔ دونوں زن سے بائک آگے بڑھا گئے۔ دونوں بلیک جیکٹ میں مبلس، سر کو ہیلمٹ سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ ہوا کچھ چیرتی، بائک اپنی منزل پر رواں تھی۔ دونوں ہی ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ یکدم ابراز نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ دانش بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ کچھ ہی منٹوں میں اس کے برابر آ پہنچا۔ دونوں کی بائک تیزی سے ایک مخصوص پوائنٹ کی طرف پہنچنے والی تھی۔ آخری وقت تک دونوں بس پوائنٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ سب لڑکے لڑکیاں سانس روکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تبھی ابراز کی بائک پوائنٹ کو چیرتی آگے رکی۔ فضا میں ابراز کی جیت کا شور گونجا۔ سب ینگسٹر چلا کر اس کا نام پکار رہے تھے۔ ابراز بریلینٹ۔ مہک جو ہجوم کے ساتھ کھڑی تھی آ کر اسے گلے ملی۔ اسٹاپ اٹ، اتنا چپکتی کیوں ہو؟ سخت زہر لگتی ہے وہ لڑکیاں جو خود آ کر باہوں میں جھولتی ہے۔ ابراز نے خوف سے کہتے اسے خود سے دور کیا تو اس کے سب دوست آ کر اس سے ملے، جبکہ مہک اپنی اس عزت افزائی پر غصے سے کھولتی ابراز کی کار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ امیزنگ برو۔ ابراز نے دانش کو داد دی۔ جیتے تو تم۔ دانش نے نرمی سے مسکرا کر کہا، لیکن خوشی نہیں ہوئی۔ اس دن ہوگی جب زندگی کی کوئی بڑی بازی جیتوں گا۔ ابراز نے جیکٹ اتارتے کہا، ہار کر بھی خوش ہو سکتے ہو دوست۔ زندگی کے کھیل عجیب ہے، کب پاسا پلٹ جائے خبر بھی نہیں ہوتی۔ ابراز کو جانے کیوں اس کی بات دل کو لگی۔ یہ ریس وہ مہک کے کہنے پر کھیلا تھا، انٹرسٹ اسے واقعی نہیں تھا، لیکن کھیل کبھی کوئی کھیل کر کیا جائے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت وہ بھی دانش کی باتوں سے ابراز کو لگا اس کی قسمت بھی اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے والی ہے۔ بیبی تم جانتی ہو مجھے بنانا نہیں آتا، نہ بناؤں گا، غصہ فضول ہے، آ جاؤ اندر۔ ابراز، دانش اور سب لوگوں سے مل کر تقریباً 15 منٹ بعد آ کر کار میں بیٹھا۔ ڈیفنس سینٹرل لائبریری جانا ہے۔ مہک جو منہ پھلائے بیٹھی تھی غصے سے کھولتے تیز لہجے میں بولی، یہ پڑھنے کا شوق کب سے جاگا؟ ابراز نے کار کو انگلی سے مسلا۔ اسے چلانے والی عورتوں سے سخت نفرت تھی جب سے تم نے اگنور کرنا سٹارٹ کیا ہے۔ مہک نے آگے کی چند لٹوں کو انگلی سے لپیٹ
लपेटा अंदाज बेनियाज सा था। अब गुस्सा छोड़ो वरना रक्षा पकड़ कर घर जाओ, पैसे हैं। कार स्टार्ट करने से पहले इमराज ने कहा। महक मसनूई मुस्कुराई। पैसे इसके पास बाकी नहीं थे। इमराज ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से जताकर कार स्टार्ट की। हिजाब पर डिटेशंस बनाने के बाद जवेरिया के साथ बुक्स इश्यू करवाने डिफेंस सेंटर्स लाइब्रेरी आ गई, जो कि इसकी यूनिवर्सिटी से बेहद करीब थी। इमराज जस्ट 2 मिनट बस बुक्स मिल गई। एक लड़की की आवाज़ हिजाब के संतोष में गूंजी, लेकिन झटका उसे मर्दाना आवाज़ सुनकर हुआ। नो मोर देन दैट। हिजाब ने पीछे मुड़कर देखा तो वही था। ये शख्स क्यों बार बार इसके सामने आ जाता? वो चाहकर भी इससे दूर नहीं भाग सकती। वो फोन पर कोई मैसेज टाइप कर रहा था। उसने हिजाब को नहीं देखा। हिजाब ने मौके का फायदा उठाते हुए निकल जाना चाहा, लेकिन इसकी किस्मत वो कैसे भूल गई। एक आफत सामने है तो दूसरी वो अपने साथ ले आई है। OMG, फाइनली। हिजाब देखो, मुझे मिल गई। कहाँ नहीं ढूंढो इस बुक को यार, कहाँ ऑर्डर देकर गलत बुक मंगवा ली। जवेरिया के मुंह से हिजाब सुनकर वो शख्स इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जहाँ चेहरे पर पहली बेजारी थी, अब हिजाब को देखते ही एक चमक सी नमूदार हुई। होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट दर आई। हिजाब ने बस एक नजर उसे देखा। इस मुस्कुराहट को देखकर इसका दिल कांप उठा, यानी वो इसकी नजर में आ चुकी है। तेजी से वो काउंटर की तरफ बढ़ी, नजरें झुकाए उसे देखने से गुरेज करते हुए वो आगे बढ़ी, लेकिन वो शख्स इसके राह में हायल हो गया। इतना संभालती हो खुद को, फिर भी गिर गई। क्या फायदा ऐसी हिफाजत का जब मुकाबले की नजरें जेर करने का फर्ज जानती हो। लफ्ज के साथ नजरें ऐसी थी कि हिजाब को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनी होती महसूस हुई। वो उसे ही देख रहा था, काजल से भरी इन खूबसूरत आंखों को। उस शख्स के होठों को मुस्कुराहट छूकर गुजरी, जैसे उसकी कफियत से लुत्फ उठा रहा हो। हिजाब को रोना आ रहा था। वो इसकी नजरों में आ चुकी थी। इससे पहले अब हिला भी नहीं जा रहा था। काश जवेरिया उसे घसीट कर यहाँ से ले जाए, कुछ हो जाए, कोई आ जाए उसे लेने। खौफ के ज़ेरे असर इसकी आंखें लबलबा पानियों से भर गई, लेकिन मुकाबले ने रहम ना किया। गिरी हुई बुक्स उठाकर इसकी ठंडे पड़ते हाथों को उस शख्स ने अपने हाथों में लिया और दूसरे हाथ में थामी बुक्स हिजाब के हाथों में रख दी। हिजाब, ओ इमराज भाई आप। जवेरिया दोनों को साथ देखकर चौंकी। हिजाब जो पत्थर का मुजस्मा बनी हुई थी, जवेरिया की आवाज़ सुनकर अपने होश और हवास में लौटी। बुक वही फेंकते हुए वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी। उसे क्या हुआ? जवेरिया भी कहती तेजी से इसके पीछे चली गई। हिजाब बाहर आकर वही बेंच पर बैठ गई। हैंडबैग से पानी की बोतल निकालकर अपने हाथों को रगड़ कर धोने लगी। हिजाब, ये क्या कर रही हो? जवेरिया इसकी हरकत देखकर चौंक उठी। हिजाब का निकाब तक रोने की वजह से गीला हो चुका था। जवेरिया, तुमने देखा वो घटिया शख्स, वो गंदा नापाक इंसान, उसने मुझे छुआ, उसने मुझे भी नापाक कर दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जवेरिया हैरत से बुत बनी उसे देख रही थी, फिर कोई और इसका तमाशा देखे इससे पहले जवेरिया इसका हाथ पकड़कर तेजी से ऑटो लेकर घर आ गई। तुम्हें हुआ क्या था? आर यू मैड? कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी वहाँ, और छोड़ो अपने हाथ को। हिजाब, जवेरिया ने गुस्से से इसका हाथ पकड़ा, जिसे वो बार बार रगड़ कर सुर्ख कर चुकी थी। घर आते ही कोई 10-15 बार वो अपने हाथ को धोकर बुरी तरह रगड़ चुकी थी। जवेरिया इसकी एक एक कार्रवाई खामोशी से देखती रही, लेकिन अब मजीद इसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, पागल हो चुकी हूँ। उसने जानबूझकर ये हरकत की ताकि मैं बेसुकून रहूं। चीखती चिल्लाती वो एकदम खामोश होकर फिर रोने लगी। तुम नहीं जानती जवेरिया, मैंने खुद को कितना संभाल के रखा है। ये दुनिया जीने नहीं देती। मासूम बच्ची जवेरिया, उसे तक ये दुनिया नोच खा गई। जब रानिया के साथ वो सब हुआ तो हर एक का कहना था उसकी भी गलती होगी। आखिर सारा दिन मोहल्ले में आवारा गर्दी जो करती फिरती थी। तुम खुद बताओ, 8 साल
साल की मासूम बच्ची आवारा गर्दी कहते साथ वो फूट फूट कर रो पड़ी। जवेरिया ने उसे गले लगाया। हिजाब, आई एम सॉरी यार, बट क्या पता गलती से टच हो किया हो। हिजाब ने कुछ नहीं कहा। वो उससे दूर होकर बेड पर लेट गई और चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। सिर्फ इशारा था, वो तन्हाई चाहती है। जवेरिया भी लाइट्स बंद करके खामोशी से निकल गई। इब्राज, ये तो मेरा घर है, हमें क्लब जाना है, आज तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी रखी है। महक लाइब्रेरी से बुक इशू करते ही इसके पीछे दौड़ी थी, जो उसे छोड़कर अपनी कार में जा बैठा था। महक उसे गुस्से से देखकर कुछ भी पूछने का इरादा तर्क कर चुकी थी और चुपचाप आकर कार में बैठ गई। विनर ऑनर वो होता है जो ला हासिल को हासिल कर सके। ऐसी फजूल जीत की खुशी मनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कार से उतरो। वो कार की स्टीयरिंग थामे सख्ती से बोला। महक का पारा इसकी बात सुनकर हाई हो गया। किस चीज़ का गरूर है तुम्हें? इससे ज़्यादा मैं तुम जैसे साइको बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रहने से मौत को तरजीह देगी। गुड बाय फॉर एवर। वो पुकारती हुई कार का दरवाज़ा धार से बंद करके चली गई। इब्राज ने जोर से मुक्का स्टीयरिंग पर दे मारा। हिजाब, तासर, तुम क्या हो? क्यों मैं तुम्हें इतना सोचता हूँ? क्यों तुम्हारे लफ्ज़ किसी जहरीली नागिन की तरह डसते हैं मुझे? वो कुछ देर वही इस पहेली को सुलझाता रहा, फिर जल्द से कार घर की तरफ बढ़ाई। भी अम्मा, क्या खराबी है उसमें? नाम है, एक स्टेटस है, खूबसूरत है, और क्या चाहिए? फबिया ने एक लड़की की तस्वीर बीमा को दिखाई, जिसे देखकर बीमा बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। कुछ नहीं, बस सीरत चाहिए, जो इसमें नहीं। वही है ना जिसने बाप को कहा था अकाउंट में पैसा डलवाना, वरना रात घर नहीं आऊंगी। ये अगर मेरी जारी की बीवी बनी तो वो बेचारा पूरे मुल्क में उसे ढूंढता फिरेगा। ना अखलाक है ना तमीज़, बस मेकअप करवा लो, मधुबाला बनकर आ जाएगी। बिया ने बाकायदा तस्वीर टेबल पर पटकी। फबिया ने बामुश्किल गुस्सा जब्त किया, जबकि हयात साहब अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहे। वैसे भी ये उनकी रोज़ की चिख टक जिसकी इन्हें आदत हो चुकी थी। हाय जारी, कहाँ हो? नज़र ही नहीं आते। महविश जो टेक्स्ट करने में मसरूफ़ थी, जारी को अंदर आता देख वहीं से चीखी। इसको देख बच्चा थका हारा घर आया है, पानी देने के बजाय हाय करने बैठ गई। सलाम फर्ज नहीं क्या तुझ पर? चल उठ, पानी पिला भाई को। हमें देख, मजाल है जो भाई के सामने बगैर दुपट्टे के भी आए। दादू ने उसे कंधे पर एक झापड़ रसीद किया। महविश ने आंखों की पुतलियां घुमाकर माँ को इशारा किया। हाय अल्लाह, हम ऐसे आंखों की पुतलियां घुमाए तो अम्मा वहीं से आंखें नोच ले। और आजकल की माँ नाकाम नाकाश, बस आईने में खुद को देख कर भलाएं लेती रहे। रहा काम इस मोबाइल ने कर दिया। दादी ने महविश की ये हरकत देखकर दिल पर हाथ रखते हुए कहा। इब्राज वहीं से इनकी नोक-झोंक सुनकर आकर भी अम्मा के पास बैठ गया। ऐसे के बीच में वो थी और इनके बाएं तरफ इब्राज और महविश। अम्मा भी आंखें जो रोच लो तो बच्चे देखेंगे कैसे? आप दे अपनी आंखें फौरन से नोच कर दिखाऊंगी ऐसी निकम्मी औलाद की। फबिया तो वैसे ही बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी। फौरन से तड़ाक कर कहा। बीबा ने झट से पास पड़ी ऐनक आंखों से लगाई, जैसे अभी वो इनकी आंखें नोच लेगी। बस जबान लाई हूँ मैके से। अम्मा ने ऊंची आवाज में तर्ज किया। मैं चला जाता हूँ, आप शौक से एक दूसरे के बाल नोचे। इब्राज उठने ही लगा था कि दादू ने हाथ पकड़ लिया। तू बैठ जा, चुपचाप नहीं लड़ रहे। दादू ने उसे आंखें दिखाई। जरी, ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने लड़की पसंद की है, कैसी है? फबिया ने उसे तस्वीर पास की। वो पकड़ता इससे पहले दादू ने वो तस्वीर लेकर मुट्ठी में दबाकर उसे फेंका। छोड़, तू ना देख, कपड़े तो उसने पहने नहीं, गुनाह तुझे मिलेगा। तू मेरी सुन, मैंने तेरे लिए चाँद से भी खूबसूरत लड़की ढूंढी है। चाँद में भी दाग होता है, लेकिन वो बेदाग है, बाअखलाक, नेक सीरत, पाकीज़ा, और सबसे बड़ी बात, ज़बान तो मैके से
साथ लाएगी ही नहीं। तूने देखा भी होगा उसे, महविश की दोस्त है हिजाब, जैसा नाम पकीज़ा वैसा खुद पकीज़ा। इमराज के कान तो हिजाब का नाम सुनते ही खड़े हो गए। वो खुद नहीं जानता था क्यों वो दिन रात उस लड़की को अपनी सोचों का मस्कर बनाए बैठा है। उसे हिजाब से ना मोहब्बत थी ना नफरत, बस जिद थी जिसे वो पूरा करना चाहता है। बोल, मैं रिश्ता लेकर जाऊं? दादू ने उम्मीद भरी नजरों से इमराज को देखा, जो धीरे से मुस्कुराया। दादी, आज तक आपका कहाँ टाला है? महविश का दिल जहाँ हिजाब सुनकर खुश हुआ था, वही भाई का इकरार सुनकर इसका दिल खुशी के मारे झूम उठा। जबकि हयात साहब और फबिया ने बेख्तियार एक दूसरे को सत्य के आलम में देखा। दिमाग ठीक है? उस निकाह वाली से शादी करोगे? इमराज की बात सुनकर फबिया तकरीबन चीख उठी। मोम, मैं शादी करूंगा तो उसी से। मुझे बीवी चाहिए, शो पीस नहीं जिसकी नुमाइश करता फिरूं। मुश्किल गुस्सा जब्त करता वो नॉर्मल अंदाज में बोला, लेकिन लफ्ज कारदार थे जिसे फबिया ने तर्ज की सूरत में महसूस किया। चुप रहो, मैं उसे अपने सर्कल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो किसी तौर मारने को राजी ना थी। उफ मॉम, आप हमें भी कहाँ अपनी लाइफ में बर्दाश्त करती है? जब पहली मेरी फिक्र नहीं थी तो अब क्यों? मेरी शादी उसी से होगी, वरना उस शख्स को मार दूंगा जो उससे निकाह करेगा। इमराज की आखिरी बात किसी बम की तरह वहाँ बैठे हर नफूस को लगी थी। वो अपना फैसला सुना कर जा चुका था, जबकि दादू ने भी वहीं बैठे बैठे एक फैसला किया जिससे आज ही सर इजाब देना था। स्वीट हार्ट, आई विल बी देयर जस्ट फ्यू मोर मिनट। वो अपने बाल टावल से रगड़ता इसके सामने आ खड़ा हुआ, जो परिया को सुला रही थी, साथ एहतशाम को डांट रही थी जिसका सोने का इरादा नहीं था। मिस यू टू बेबी, आज रात तुम्हारा ही हूँ, वो बातूर उसे देखते कह रहा था, जो इसकी रात वाली बात पर खून की घूंट पीकर रह गई थी। इसका शौहर इसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहता था, लेकिन आज भी वो चेहरा बेतासर था। उठो, कपड़े निकालो। वो फोन रखते ही इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो उठकर इसके कपड़े निकालने लगी, लेकिन आज जाने क्यों इसका दिल रो रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो खुद यही चाहती थी वो इसके करीब ना आए, भले किसी और के पास जाए, लेकिन इसके आसपास ना रहे। डैड, आई वांट स्पोर्ट बाइक। एहतशाम आकर बाप से लिपट गया, जो पर्दिया की पेशानी चूम रहा था। ओके, कल घर वापसी पर तुम्हारी बाइक तुम्हारे सामने होगी। सच्ची डैड, आई लव यू। एहतशाम ने खुशी से अपने बाप को गले लगाया। इसकी नज़रें बार बार अपनी बीवी की तरफ उठती और मायूस होकर वापस लौटती। अब वो मोबाइल पर एहतशाम को कुछ बाइक्स की पिक्स दिखाने लगा, फिर इसकी पसंद पर कॉल करके ऑर्डर की, जो कल एहतशाम की स्कूल ऑफ टाइमिंग में डिलीवर होगी। हलीम बना रही हो या शर्ट प्रेस कर रही हो, वो कोशिश करता बच्चों के सामने लहजा नॉर्मल रखे। शर्ट जल गई। आज पहली बार उसने कोई ऐसी हरकत की थी। शर्ट जानबूझकर जलाई, वो खुद नहीं जानती थी। वो जो कब से उसे देख रहा था झटके से उठा और इसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे टेरेस पे ले आया, जो इनके रूम में ही ग्लास वॉल धकेलते आ जाती। एहतशाम इसके फोन से गेम खेलने लग गया, तभी इनके अमल से बेखबर रहा। कमरा आखिरी फ्लोर पर होने की वजह से टेरेस की ऊंचाई बहुत थी। इसके शौहर ने उसे एक बाजू से पकड़कर नीचे की तरफ धकेला। टेरेस की ऊंचाई देखकर भी उसे डर ना लगा। वो मौत का मनाजर बखूबी देख सकती थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शायद ही किसी की सांसें वापस आए। आज मौत या इसके शौहर की शोला बरसाती आंखें भी इसकी बीवी को खौफ पे मुतलबा ना कर सकी। कोई डर व खौफ नहीं था, डर तो उसे खुद से लग रहा था आज। हाँ, ये डर ही था जिसकी वजह से वो बेचैन है, जिससे उसने शिद्दत नफरत की बद्दुआएं दी। आज उसी के लिए इसका दिल धड़क रहा है। उसे डर लग रहा था दिल के शोर से इसका अपना दिल उसे धोखा दे रहा था। क्या चाहती हो, बोलो, यहीं से फेंक दूं तुम्हें? मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो जिंदा रहकर कब तक ये दिन भर आंसू बहाकर नसूहत फैला रखोगी? जुल्म
हुआ है ना तुम्हारे साथ, बेजार हो ना इस जिंदगी से, तो आसान हल यही है, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं, गो टू हेल। शोहर की संजीदा आंखें और आंख बरसाता लहजा भी उसे खौफजदा ना कर सका। दूसरे हाथ से उसने अपने शोहर का बाजू पकड़ा और उसके सीने से लगी बलक उठी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं जानती, मुझे बस सोना है, ढेर सारा सोना है और कभी नहीं उठना। वो जालिम लड़की क्या कह गई थी उसे खुद अंदाजा नहीं था, जबकि इसका शौहर आखिरी लफ्ज सुनकर जी जान से कांप उठा था। तुम कौन हो जीने मरने का फैसला करने वाली? आयदा मरने का नाम लिया तो जबान काट दूंगा। सख्ती से उसे खुद में भेजे, वो इसकी कमर के गिर्द गिरफ्त सख्त कर चुका था। क्या परेशानी है, क्यों इतनी डल हो रही हो? कुछ लम्हों बाद जब रोने की शिद्दत में कमी आई, तब इसके शौहर ने थोड़ी सी पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा किया। पता नहीं, आवाज रीधी हुई थी। किसी ने कुछ कहा? आपकी बात मोहब्बत से दोनों हाथों से इसका चेहरा थामा। नहीं, वो नफी में सर हिलाने लगी। फिर मोहब्बत भरा लहजा एक बार फिर वो अपनी ही नफरत से हार गई। ये वो नहीं था जो उसे रोता देखकर पुरसुकून हो जाता, ये तो कोई और ही था। दिल में दर्द हो रहा है। आंसुओं का सैलाब इसके शौहर के हाथ को भिगो गया। दिल का दर्द मजीद बढ़ गया। क्यों? इसके शौहर को आज इन आंखों में अपना अक्स साफ दिखाई दिया। पता नहीं, वो नजरें चुरा गई। साथ शौहर के दोनों हाथ जो इसके चेहरा थामे हुए थे, इन्हें झटका। आखिर कब तक वो जानबूझकर शौहर की मोहब्बत से अनजान रहेगी? क्या पता है, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। वो कहाँ उससे हारने वाला था। एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हायल किया, जबकि दूसरे हाथ से इसकी थोड़ी पकड़कर सर ऊंचा किया। वो उसे ही देख रहा था। इन आंखों में आज ना नफरत थी ना बस मोहब्बत थी अपनी बीवी के लिए। एक बार फिर उसे वो खत याद आ गया। वो इसकी शर्ट दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़े उस पर सर रखे रो दी। यही कि मुझसे कोई राजी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं है। वो नरमी से इसकी पेट थपकाने लगा। दिल ही दिल में आज वो बहुत खुश था। उसे यकीन हो चला था मेहनत रायगा नहीं जाती। अल्लाह, इसके शौहर के हरकत करते हाथ रुक गए। चांद लम्हे आसमान को तकते जैसे वो सब मनाज़िर ज़हन में रिव्यू कर रहा था। फिर उससे दोनों कदों से थामे जरूरी अंदाज में अगला सवाल किया और वो खामोश रही। प्लीज बोलो ना, आज चुप मत रहो, तुम्हारी चुप मेरी जान ले लेगी। शौहर, रीती हुई आवाज के साथ इसके हल्क से लफ्ज बरामद हुई जिसने इसके शौहर को जिंदगी की नवीद सुनाई। मानती हो शौहर? उसे खुशी बेयकीनी क्या किया ना था उसने शौहर की आंखों में। हाँ, वो झुका था और इसकी बेदाग पेशानी चुभी। आज ये लफ्ज उसे सुकून बख्श रहा था। ना घुटन, ना घिन आई, ना नफरत हुई, बल्कि मोहब्बत भरा लफ्ज इसकी आंखें निम कर गया। यही तो वो तो है जो उसे बेचैन किए है, ये मोहब्बत। हाँ, आज वो हार गई अपने शौहर से, इस दिल से जहाँ वो बसता है। वो इसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। बैठो, उसे बैठने का कहकर खुद इसकी गोद में सर रख लेट गया। नीम आंखों से इसका रोशन चेहरा देख रही थी जो उसे हमेशा खौफजदा लगता था, खौफनाक लगता था। आज वो चेहरा उसे खुद से ज्यादा खूबसूरत और रोशन लग रहा था। मेरा सर दबाओ, अगला हुक्म जारी किया, लेकिन वो यकटक उसे देखे गई। तुमसे कह रहा हूँ, कहाँ हो? वो जो आंखें मूंधे लेटा था उसे हरकत करता न देख आंखें खोले थोड़े सख्त लहजे में बोला। वो कपकपाते हाथों से इसका सर दबाने लगी। आज से पहले ऐसी कोई ख्वाहिश इसके शौहर ने नहीं की थी। अगर कहता भी तो सिर्फ चढ़ाने के लिए। लेकिन आज जहाँ वो बदली थी वही इसका शौहर भी इसमें तब्दीलियां देख चुका था। शायद तभी आज इसके शौहर ने पहल की। बस छोड़ो, यहाँ आकर मेरे साथ लेटो। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि इसके शौहर ने अगला हुक्म सुनाया। उसने धीरे से इसका सर अपनी गोद से हटाकर सहारे पर रखा। जो झिझकते हुए वो दूसरी बात पर अमल करने के लिए बेड पर झुकी थी। इसका इरादा बच्चों की साइड पर सोने का था जो बेड की दूसरी साइड पर सो रहे थे। यहाँ सर रखो। अपना बाजू फैलाए वो उसे अपने पास सोने की दावत दे रहा था। इतना सोच क्या रही हो? शराफत से यहाँ आओ। मैं उठा तो तुम जानती हो। मैं उठा तो तुम जानती हो। रोबदार लहजे में वो उसे धमकी देखकर पास आने पर
मजबूर कर गया। वो कुछ झुझक कर इसके पास आई और आंखें मूंद कर इसके फैले बाजू पर सर रख दिया। मेरी तरफ देखो प्लीज। वो करवट शोहर की साइड लेकर इसके सीने में मुंह छुपा गई। आंखें खोलने की इसमें हिम्मत नहीं थी। वो जो खुद को हमेशा इससे बेहतर समझती थी, आज कहीं से वो इस बावकार शख्स की एक उंगली बराबर भी ना लग रही थी। इसकी शौहर ने भी जिद ना की, बस उसे सख्ती से खुद में भेज। आज पूरे 3 दिन बाद वो यूटी आई। सुबह से बोरिंग लेक्चर्स लेकर इसका दिमाग घूम गया था। वो जितना मजबूत होने की कोशिश करती उतना उसे किस्मत आजमाती। आज तक वो उस शख्स के खौफ से बाहर नहीं आई। 3 साल पहले उस शख्स ने जो इसके साथ किया, आज तक सोचकर इसका दिल पहले दिन की तरह कांपता। शराब के नशे में धुत वो एक लड़की के कमरे में हाथ डाले घर के अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हिजाब अपना फूल लेने घर के अंदर आई थी। वो बाहर हाल की तरफ जाने लगी जहाँ मिलाद हो रहा था। तभी उसकी नजर जारी पर पड़ी। हिजाब इन्हें देखते ही पिलर के पीछे छुप गई। जारी चलते चलते लखड़ा कर गिरने लगा था कि साथ चलती लड़की ने सहारा देकर उसे संभाला। जारी ने उस लड़की को झटके से पिलर से लगाया और खुद दोनों हाथ दाएं बाएं रखकर जाने के सारे रास्ते मुस्तैद कर दिए। जारी, यू आर नॉट इन योर सेंस। रूम में जाओ। तुम्हारे डैड ने देखा तो सो व्हाट, क्या करेगा वो। अब मैं कमजोर रही। जिसको बाप का सहारा चाहिए, कमजोर वो है। गेट डेथ। चलो मेरे साथ बेडरूम में। इमराज ने इसका हाथ सख्ती से पकड़ा, लेकिन इसका दिमाग लम्हा बलम्हा सुन होता जा रहा था। तो गिरफ्त खुद ब खुद ढीली होती गई। वो पीछे हुआ तो सामने हवा से लहराता दुपट्टा इसकी धुंधले होते अक्स में वाज़ेह हुआ। अब्रिश ने हाथ बढ़ाकर जारी का हाथ थामा चाहा, जो जारी ने फौरन झटक दिया। दीवार के साथ लगे वजूद की तरफ बढ़ा। हिजाब सहमी सी खड़ी थी। इसके तो कभी पुश्तों ने भी शराब तक का नाम नहीं लिया था, और ये शख्स पीकर इसके करीब खड़ा था। वो 2 कदम बढ़कर आगे आया, तभी उसे निकाह में मुबलिस लड़की मिली और वो और आगे आकर सीधा इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो यकटक उसे देखने लगा। जारी। अब्रिश ने उसे रोकना चाहा तो इमराज ने अपने होंठ पर उंगली रखकर उसे चुप होने का इशारा किया। उसकी आंखें आध खुली आधी बंद थी। वो नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि बाहर से आती आवाजें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। हिजाब ने अपनी आंखें सख्ती से बेची हुई थी। इसके तो फरिश्ते भी जारी की आमद से बेखबर थे। बाहर से आती शोर की आवाज में उसे अब्रिश की आवाज तक सुनाई ना दी, लेकिन जब हिजाब को आसपास एक गंदी भूख का एहसास हुआ, उसने फौरन आंखें खोली। आ जोरदार चीख इमराज को होश की दुनिया में ले आई। इमराज इसकी खौफ से फैली आंखें देखकर मुस्कुराया। वो जितना डर रही थी, इमराज को उतनी ही खुशी महसूस हो रही थी। जारी, छोड़ो उसे, तुम पागल हो गए हो। शट अप, डोंट you dare to interfere. I my better. अब्रिश इसकी तेज आवाज सुनकर पीछे हो गई। हिजाब का दिल इसकी धार से सुनकर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। हिजाब, तुम दोस्त हो ना महविश की। हिजाब अपना नाम सुनकर खौफ से फैली भीगी आंखों से उसे तक रही थी। जाने कैसा नशा था जो इमराज के दिमाग पर सवार था। बेख्तियार इसका हाथ हिजाब के निकाब की तरफ गया। वो निकाब के लिए लगी पिन हटाने लगा था कि हिजाब ने लम्हे के हजारों हिस्से में पर्स से ब्लेड निकाला और उसके हाथ जख्मी किया। वो कहा कर पीछे हटा तो हिजाब ने दौड़ लगाई। उसे आज भी वो खौफनाक दिन याद है, इमराज और इसकी पहली मुलाकात। अगर वो ब्लेड इसके पर्स में ना होता तो आज भी सोचकर इसका दिल कांपता। उस दिन जवेरिया और वो दोनों लेट आए थे और आते ही महविश इन्हें अपने रूम में ले गई, जहाँ वो अपना फूल भूलकर मिलाद के लिए नीचे आ गई थी। एहसास तो उसे तब हुआ जब सामा ने फोन करके उसे डांटा कि अम्मी की कॉल पिक कर ले। तभी वो सब के साथ दुआ मांग कर उठ खड़ी हुई।
और महविश के रूम में जाकर अपना फोन ले आई, लेकिन उसे क्या पता था इसके साथ ऐसा वाक्य पेश होगा जो इसका चैन व सुकून ले जाएगा। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। महविश हिजाब की कार में चलाते हुए तकरीबन इसके कार के पर्दे फाड़ चुकी थी। पागल हो महविश, बहरा कर रहा है क्या? हिजाब ने अपना कार सहलाया। हमेशा की तरह वो फोन निकाल में थी। महविश और जवेरिया कैफेटेरिया लंच लेने गई थी, तभी हिजाब को रानिया और इमराज वाला वाक्य याद आया। बहरी हो गई हो तो मेरा ही नुकसान है, महविश कहते खुद ही हंस दी। उसे बेसब्री से हिजाब के रिएक्शन का इंतजार था। अच्छा वो क्यों? हिजाब जवेरिया ने जूस का एक घूंट लेकर पूछा। हिजाब ने निकाब ऊपर करके बर्गर का एक बाइट लिया। नजरें महविश पर थी। आज शाम पता लग जाएगा बेबी। महविश ने जोर से जवेरिया का गाल खींचा। हिजाब और जवेरिया ने एक दूसरे को देखा। वो इतनी खुश तभी होती थी जब खुशी का मस्कर कोई और होता। लंच के बाद पॉइंट के आते ही हिजाब और जवेरिया चली गई। महविश भी उसी वक्त ड्राइवर को बुलाकर घर चली गई। अस्सलाम वालेकुम दादो, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप। हिजाब ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही सलाम किया और दादो के आगे सर झुकाकर दुआ ली। वालेकुम सलाम, सदा खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। दादू ने अपना हाथ हिजाब के सर पर रखकर दुआ दी। हिजाब जगह बनाती इनके पास बैठ गई। वही डबल सोफे पर तासीर साहब संजीदगी से बैठे किसी सोच में गुम थे, जबकि आमना के नजरें जमीन पर बिछे कालीन पर अटकी हुई थी। कैसी मेजबान हो, कोई खातिरदारी ही नहीं। महविश की बात सुनकर जहाँ हिजाब मुस्कुराई, वही दादो ने उसे झापड़ रसीद किया। बेटा तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाई है, सना बस लाती होगी। आमना धीमा सा मुस्कुराई। इनके आती ही आमना महविश की पसंदीदा चाय चूल्हे पर चढ़ाकर आई थी और साथ सना को पकौड़े और कबाब तलने का कह आई। नहीं बेटा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस जिस काम के लिए आए हैं इसकी रजामंदी दे दे। ये तो सारी जिंदगी खाती रहे फिर भी इसका कुआं खाली रहना। सही कहा दादो। हिजाब ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई। तासीर साहब ने जवाब तलब नजरों से अमना को देखा, जो हिजाब की मुस्कुराहट देख रही थी। आखिर कैसे वो जानते बूझते अपनी बेटी को कुएं में धकेल देते। तभी लज्जात से भरी ट्रे लेकर सना ड्राइंग रूम में आई। महविश आपी, आपकी पसंदीदा चाय। आप आती है तो मुझे भी अम्मी की बनाई चाय मिल जाती है, वरना फिर खुद ही बनानी पड़ती है। सना कहते साथ सबको चाय सर्व करने लगी। तब तक हिजाब ने दादो और महविश के लिए कबाब, पकौड़े और सैंडविच प्लेट में निकाल कर इनके सामने रखे। ले ना दादी। हिजाब का ये प्यार भरा अपरायत सा अंदाज इनका इरादा और पक्का कर रहा था, लेकिन अब इन्हें तासीर साहब और आमना की खामोशी से डर लग रहा था। आपने क्या सोचा बेटा? दादू ने तासीर साहब की तरफ रुख किया। अब के हिजाब छिटकी। किस बारे में दादो? सना ने मुदाखलत की, जिस पर आमना ने आंखें दिखाई। बच्चों का बीच में बोलना ये सख्त बुरा लगता। हिजाब को हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाने का। दादू ने मोहब्बत पाश नजरों से हिजाब को देखते हुए कहा। हिजाब ने अपनी अब्बू को देखा, जिनके सर ये बात सुनते ही झुक गए। हिजाब, मैं तुम्हारे लिए इमराज का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ ये फूल सिर्फ हमारे आंगन में रहे। तुम बताओ बच्चे, अगर माँ बाप राजी हो तो तुम्हारी रजामंदी क्या होगी? दादी ने दोनों मियाँ बीवी से मायूस होते अब के हिजाब को घसीटा। इन्हें यकीन था हिजाब का जवाब इनके हक में होगा। दादो, आई एम सॉरी, क्या आपसे कुछ पूछूं? हिजाब नरमी से गोया हुई। वो अपने माँ बाप के झुके सरों का मतलब जान चुकी थी। वो खुद भी कभी मरकर भी उस शख्स से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी, और माँ बाप की खामोशी वो जान चुकी थी। इस खातून से वो हिचकिचा रहे थे, जो बहुत उम्मीदें लेकर इनके दर पर आई थी। आप अपनी बेटी किसी निशई को देगी जो रात की तारीख में घर में जवान बहर के होते हुए दूसरी लड़कियों को लाए, जिसके लिए शराब नशा करना आम बात हो, जो नशे में जान लेकर सुबह अजान बन जाए। नशा करने वाला ये नहीं देखता दादू बाप है या भाई। हिजाब इन्हें देखते बहुत धीमे लहजे में कह रही थी। दादू का शर्मिंदगी से मारे सर
झुक गया, इनका दिल चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। महविश भी गुस्से शर्मिंदगी के बासित मुठियां सख्ती से भेजी सुन रही थी। जिसका ना दीन है ना ईमान, ऐसे इंसान को कौन मिट्टी देगा। मेरे माँ बाप खामोश है क्योंकि महविश से यहाँ बैठना मुहाल हो गया। वो उठी, उसे उठता देख आमना भी उठी, लेकिन महविश ने हाथ के इशारे से इन्हें रोका। चले दादो। महविश ने दादी का हाथ थाम कर उठाया। वो भी यहाँ से निकलना चाहती थी, झट से उठ खड़ी हुई। महविश, हिजाब ने भी रोकना चाहा, लेकिन महविश के सर पर तो जैसे खून सवार था। प्लीज हिजाब, दो दो डोंट सिंगल विद। वो दादू को लेकर वहां से निकलती चली गई। पीछे हिजाब की आंखें छलक पड़ी। बेटे, वो बाबा की पुकार सुनकर इनके गले लगी। नहीं मेरे बच्चे, तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलती हमारी थी। हम बोलते, लेकिन वो खातून इतनी उम्मीद से आई थी कि मैं कुछ बोल ही ना सका। तासीर साहब ने नरमी से अपना हाथ हिजाब के सर पर रखा। हिजाब सारी जिंदगी रोने से अच्छा था बंदा हिम्मत करके मना करे। मैं तो खुद इनके आसरे बैठी रही। हिजाब की माँ ने अभी गले लगा कर इसकी पेशानी चूमी। आमना की बात सुनकर तासीर साहब ने इन्हें आंखें दिखाई। आइंदा आप मेरे आसरे ना बैठना, आप जो कहेगी ठीक ही होगा। वो धीमा सा मुस्कुरा कर बोले। वहां से गले लगती हिजाब नीम आंखों से मुस्कुराई, जबकि सना इनकी नौटंकी देखकर मुस्कुराई और टेबल से सामान उठाकर किचन में रखने लगी। दादो डांट डाइट पर है। जारी ने फोक की मदद से 3-4 फ्राइज पर अपनी प्लेट में डाले और अभी नहा कर ड्राइंग टेबल पर आया था। आमना और हया साहब खाना शुरू कर चुके थे, जबकि दादी बस बराह रात खाना खा रही थी। इन्हें हिजाब से ऐसी जवाब की उम्मीद ना थी, लेकिन सच तो ये था आज इनके लाडले पोते की वजह से इनका सर झुक गया। नहीं, आज की बेइज्जती ने पेट भर दिया। महविश ब्लैक कॉफी का मग हाथ में लिए जारी के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। दादी की यस ब्रो। महविश ने मजे से काफी का सिप लिया। उसे पता था इसका इकरार इब्राज के गुस्से को हवा देगा। वाट, पूरी बात बताओ। जारी ने जोर से फोक प्लेट में पटका। इसकी लेजी की सख्ती और संजीदा चेहरा देखकर महविश मुस्कुराई। होना क्या है, हम तुम्हारा रिश्ता लेकर हिजाब की यहाँ गए थे। अंकल आंटी तो रिश्ते का सुनकर चुप रहे, लेकिन हिजाब का नाम बोलते बोलते महविश के चेहरे के तासर सख्त हुए। बराज दांत भेजे जब्त की हदूद पर था। हिजाब ने दादू की बहुत इंसल्ट की। अगर मैं इन्हें लेकर ना आती तो जरूर इनका हार्ट फेल हो जाना था। बकूल हिजाब के तुम जैसे शराबी निशई को कोई भी शरीफ इंसान अपनी बेटी नहीं देगा। महविश अब की मुस्कुराती हुई कप पर उंगली फेरती इब्राज के अंदर जलती आग को भड़का गई। आमना सास की इज्जत अफजाई का सुनकर दिल ही दिल में झूम उठी। साथ हिजाब नाम का कांटा भी निकल गया जो इनके बेटे को इनसे दूर कर देता। वो कल तक हयात साहब के समझाने पर जहर मार कर इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी, लेकिन यहाँ तो किस्मत इन पर खुद ही मेहरबान हो गई। माँ, आप लोग वहाँ अपना तमाशा बनाकर आ गए। अरे वो 2 टक्के की लोग, इनकी हिम्मत है हमारे सामने खड़े हो सके। डैम इट, सिर्फ इब्राज की वजह से मैं मारा, लेकिन इसकी जिद से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत अजीज है। छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। हयात साहब जो कब से खामोश बैठे थे, बेटे के खिलाफ ऐसे लफ्ज और माँ की बेइज्जती का सुनकर आग बगौला हो गए। प्लेट उठाकर जोर से नीचे फेंकी। इनकी इस अमल की उम्मीद किसी को न थी। सभी सत्य के आलम में बैठे रहे, जबकि इब्राज मुठियां भेजता प्लेट दूर खिसकाकर टेबल से कार की चाबी उठाकर घर से निकल गया। जारी, स्टॉप जारी। इसका बाप पीछे से चिल्लाता रहा। वो अनसुनी कर गया। तुझे मुंह खोलने की जरूरत थी। दादी ने गुस्सीली नजर से महविश को नवाजा। दादू, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपका झुका चेहरा मैं नहीं भूली। गुस्से गम की शिद्दत से उसकी आवाज भर गई। वो भी उठकर वहां से चली गई। इसके जाते ही हयात साहब भी अपने कमरे में चले गए। तो क्या यहाँ बैठकर खा रही है? सब भूखे चले गए हैं। जाकर हयात को देख। कोई अच्छी उम्मीद नहीं मुझे हयात से। वो इज्जतदार लोग हैं, उसे समझा के कुछ ना करे। दादी भी अपना सारा गुस्सा
अब हमरा पर निकाल कर छड़ी लेकर उठ खड़ी हुई। जैसा बेटा वैसी माँ, बेटे के करतूत पता लगे तो ये खोखली इज्जत मिट्टी में मिल जाए। आमरा मुंह रंग रंग लहू रंग आंखों से दादू को दूर जाता देखती रही। आंखों में बेतहाशा नफरत थी। वो सुबह नमाज के लिए उठी तो इसका शौहर कहीं नहीं था। रात का मनाज़र याद आती इसे खुद पर हैरत हुई लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब की कैफियत से बेदार हुई हो। वो अपनी सोचों को झटक कर बालों का जूड़ा बनाकर उठी, वुजू किया और नमाज अदा की। वो कहता है मैं बदल गया हूँ। अगर बदल गया है तो कहाँ है? आज फिर वो अपने जैसी औरतों के पास गया है। ऐसे इंसान कभी नहीं बदलते, कभी नहीं। आज मुझे झुका कर वो चला गया, लेकिन मैं झुकने वालों में से नहीं। वो मर भी जाए तब भी कभी इकरार नहीं करूँगी। ये राज सिर्फ मेरे अंदर दफन रहेगा कि मैं ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो मेरी मोहब्बत क्या नफरत के लायक भी नहीं। आयशा कहती है मैं नेकी का तकब्बर करती हूँ। नहीं, मैं नेकी का तकब्बर नहीं करती, लोगों को इनका असल चेहरा दिखाती हूँ। जैसे तन्हाई में देखने से भी वो डरते हैं। मैं नहीं करती गरूर, मैं सच कहती हूँ जो उन्हें कड़वा लगता है। और वो कहती है मैं खुश नसीब हूँ ऐसा शौहर पाकर, लेकिन मुझसे बुरा बदनसीब कौन होगा? वो पागल अनजान है। उसने मोहब्बत जगा तो दी मेरे दिल में, लेकिन वो उस शख्स के दिल में नहीं जगा सकती जो सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है। वो दुआ मांग कर आंसू पूछ कर उठ खड़ी हुई। जानेबाज रखते वो पीछे मुड़ी, तभी दरवाजा खोलकर उसका शौहर शलवार कमीज में मुबलिस उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम तो चले गए थे। उसे एकदम सामने खड़ा देख बुखला गई। तो वापस नहीं आ सकता? वो कदम उठाता इसके करीब तक आ रहा था। तुम्हें क्या लगा अयाशी करने गया हूँ? वो उसके इस्तफा करीब आ गया कि इसकी बीवी का सर इसके दिल से टकराया। इसका कद बामुश्किल शौहर के दिल तक आता। वो इसकी तरफ झुकते हुए उससे पूछ रहा था। होठों पर एक बेबस सी हंसी मुस्कुराहट थी। उसकी बीवी शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। अरसा हुआ है एक लड़की ने दिल पर कब्जा जमा लिया, तब से ये दिल बेबस है, कहीं और जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। खामोशी पाकर इसके शौहर ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। वो इसकी सोच से किसे अनजान रह सकता है? पल पल तो इसी को पढ़ता आया है। इन 6 सालों में ऐसी सुकून भरी नींद ली थी। बात बदलने को उसने कल रात वाला वाकया दोहराया। नहीं, अपने दोनों ठंडे हाथ उसने शौहर के सीने पर रख दिए। तुम कहाँ चले गए थे सुबह? अब वो इसकी कमीज के बटनों को छेड़ रही थी। इसका शौहर यकटक उसे देख रहा था, जिससे वो कंफ्यूज होकर नजरें झुका गई। तुमने मिस किया? पल भर को उसने अपने शौहर को देखा और वापस नजरें झुका ली। होठों पर खूबसूरत शर्मगीन मुस्कुराहटें थी। तुम पास नहीं थे तो मैं घबरा गई। हमेशा रहूंगा अगर इजाजत दो तो। वो इसकी तरफ झुकता हुआ मेरी खेजी से बोला। आज तक मुझसे कब इजाजत ली? इसकी बीवी ने खफकी से कहते ही उसे दूर धकेला और बैठ की साइड कॉर्नर पे जाकर बैठ गई। अगर एहतशाम और परेशान की बात है तो वो मेरा हक है। चलो, थर्ड जो आया तुम्हारी मर्जी से होगा। धीरे धीरे इसकी तरफ कदम बढ़ाते वो इसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। आंखें हया से झुकी हुई थी। नाक और गाल कुछ शर्म और सर्दी की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुके थे। वो एक घुटने के बल ठंडी जमीन पर इसके हाथ थाम कर बैठ गया। आज से पहले तुम कहाँ थी? ये खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए जितना मैं तड़पा हूँ तुम जान भी नहीं सकती। सारी दौलत लौटा दूँ तब भी फायदा नहीं। ये मनाजिर दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। वो खामोश रही। शौहर की बातें सुनकर वैसे ही इसका दिल तेज धड़क रहा था। अब तो उसने आंखें भी सख्ती से बेच ली। मोहब्बत है शौहर से। सवाल ऐसा था कि वो उसे देखने पर मजबूर हो गई। पूरी आंखें खोले वो उसे तक रही थी, ऐसे देख रही हो जैसे मौत की खबर सुना दी। दुख भरे लहजे में कहकर उसने हाथ की पुष्ट पर होठ रखने चाहे तो इसकी बीवी ने इरादा भापती झट से हाथ खींचा। सॉरी। वो अपनी बेख्तियारी पर जी भर कर शर्मिंदा हुई। उसके शौहर के चेहरे पर पल भर को मुस्कुराहट आकर गायब हो गई, जैसे इसी जवाब की उम्मीद थी। मेरे लिए दुआ करोगी? वो उम्मीद लगाए मोहब्बत 5 नजरों से उसे देखता गोया हुआ। जी जी। जाने कैसा डर और खौफ था जो अभी तक उससे झगड़े हुए था। शौहर की किसी बात पर इसकी बीवी को इतबार रहा था। दुआ करना मैं हार जाऊं, जिंदगी की पहली बाजी है जो मैं हारना चाहता हूँ। आज तक सिर्फ जीतने की ख्वाहिश की है। आज पहली मर्तबा मैंने उससे
हारने की ख्वाहिश की है। तुम भी बोलोगी तो वो मेरी दुआ जरूर जरूर कबूल करेगा। मैं जीतना नहीं चाहता, अगर मैं जीता तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। जो मुझे बहुत अजीज है, बहुत। वो इसका हाथ जो गोद में रखा था नरमी से सहलाते हुए कह रहा था। इसकी बीवी को इसकी आवाज़ रीधी हुई लगी। मेरे कपड़े निकाल दो, 8 बजे की फ्लाइट है, अर्जेंट पहुंचना है। वहाँ मीटिंग अटेंड करके 4 बजे तक लौट आऊंगा। वो कहता हुआ इसका हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ।